हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड दिस इज सीमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो सीमेंट में जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे एट डिफरेंट टाइम, जिसके कारण स्ट्रेंथ मिलेगी सीमेंट के अंदर एट डिफरेंट टाइम। फॉर एग्जांपल, अभी आपने तुरंत मान लो पानी मिलाया तो तुरंत स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद कुछ स्ट्रेंथ या रिजिडिटी डेवलप होती है। उसी तरह जो 4 दिन पे स्ट्रेंथ मिला वो स्ट्रेंथ जो 1 साल बाद मिलेगा उनके बराबर नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद तक भी हाइड्रेशन प्रोसेस चलते रहती है। मतलब सीमेंट का जो कंपाउंड है वो पानी के साथ रिएक्ट करते रहती है और स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करती है। ये सब चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। डिफरेंट बॉगी कंपाउंड देखा था, उनका सेटिंग एक्शन देखा था, है ना। C3A, C4AF, C3S, C2S, इन सब चीजों के बारे में हमने स्टडी किया था। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक कंसेप्ट देखेंगे कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है। इस पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखने को आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? तो जब सीमेंट में पानी मिलाई जाती है तब सीमेंट और पानी के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहा जाता है। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कहने का मतलब है ये रिएक्शन जब भी होती है तो ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, समझा। तो इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसी को कहा जाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो लिखिए, शुरू करिए लिखना। लिखिए, व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, a chemical reaction takes place which is exothermic in nature, that is, heat is liberated, and this heat is called as heat of hydration, and the overall process is called as hydration of cement. Okay, now ये जो heat of hydration है at any stage of time, इस heat of hydration को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लिखिए, heat of hydration of cement at a particular stage can be calculated by following formula. Can be calculated by following formula. अब ये फॉर्मूला क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन H इक्वल टू स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B प्लस स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। अभी इसमें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये सारे क्या है? दीज आर द परसेंटेज ऑफ, किसी भी सीमेंट में कितना परसेंटेज इंग्रेडिएंट ऑफ C3A, C4AF, C3S, C2S। ओके, इनके कितने परसेंट हैं किसी भी सीमेंट में। ओके, ये वो परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब 15% या 20%, ठीक है। तो उसको 100 से डिवाइड करके लिखना है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नाउ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये क्या है? ये जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जैसे कि C3A, C4AF, C3S, C2S, एट एनी स्टेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप 7 डेज पर हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना चाहते हो सीमेंट का, या फिर 20 डेज पे, या फिर 90 डेज पे। तो 7 डेज पे अगर मान लो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है तो 7 डेज पे C3A के कारण कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन है, बेसिकली C4AF के कारण कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन है। इसी तरह से इंडिविजुअल
कंपाउंड के कारण कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन एट एनी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम, ये चीज है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ठीक है, तो लिखिए व्हाट आर दिस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3A, C4AF, C3S, C2S at any particular stage of time, at any particular stage of time, या फिर at any particular stage, at any particular stage ऐसे लिखिए। ओके, अभी हम जरा आपको एक नोट देते हैं, एक नोट लिखिए। जनरली जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, ओवरऑल सीमेंट का, इसके बारे में लिखिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन of cement is 7 days पर after 7 days of addition of water to cement it is 90 कैलोरी पर ग्राम। ये ओवरऑल सीमेंट का बात कर रहे हैं। फिर अगर मान लो 28 डेज पर आपको देखना है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वही 90 से 100, 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स कहने का मतलब इसलिए डिफरेंस नहीं है क्योंकि आप सोचो आपका जो मैक्सिमम कंटेंट रहता है सीमेंट वो किसका रहता है, C3S का रहता है। ठीक है, C3S का रहता है, तो C3S 28 डेज के अंदर रिएक्ट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके लिए होता है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A के कारण होता है। तो C3A तो तुरंत रिएक्ट कर लेगा ना, जल्दी से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, और मतलब 24 घंटे के अंदर वो रिएक्ट करता है। ठीक है, C3A तो उसके कारण जो हीट ऑफ हाइड्रेशन मिला उसका धीरे धीरे रिएक्शन होते रहेगी। ठीक है, रिएक्शन होते रहेगी, लेकिन इनिशियल पीरियड में ही, इनिशियल टाइम में ही, मतलब 7 दिनों के अंदर, कहने का मतलब जितना रिएक्शन मिल रहा है, जितना हीट ऑफ हाइड्रेशन मिल रहा है, वो बेसिकली उसमें जो मुख्य भागीदारी हो किसका, C3A का, है ना। और फिर जब उसका हाइड्रेशन खत्म हो जाएगा तो जो बचे कुचे बॉगी कंपाउंड है वो रिएक्ट करेंगे, तो उनके कारण थोड़ा कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो वो ओवरऑल 7 दिनों के बाद 28 दिनों तक में वो 10 कैलोरी पर ग्राम का इंक्रीमेंट हो सकता है। ओके, सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब करीब है। अब जरा चलिए कंसेप्ट देखते हैं। तो ये है आपका हाइड्रेशन और ये है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन के विषय में हमने चर्चा की। अब जरा एक नोट लिखिए, हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट, हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट। हाइड्रेशन कहने का मतलब है कि पानी के साथ सीमेंट के जो कंपाउंड है उनका रिएक्शन। तो देखिए जो सिलिकेट, हम बेसिकली C3S एंड C2S का रिएक्शन का बात करेंगे। तो ये जब रिएक्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल C3S ले लो या आप C2S ले लो। ठीक है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, ये हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर हम डिटेल्ड इक्वेशन इसका लिखेंगे। तो ये एक तरह का जेल बनाते हैं, एक तरह का और कोई डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसको हम CSH जेल के नाम से जानते हैं। ओके, CSH जेल, या फिर ये जो कंपाउंड बनता है इसको आप टोबरमोराइट जेल भी कह सकते हैं, टोबरमोराइट जेल। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैसा दिखता है आपको, C मतलब कैल्शियम CaO, S मतलब सिलिका डॉट SiO2, H मतलब H2O। तो ये जेल लाइक सब्सटेंस बनाती है टोबरमोराइट जेल, प्लस फाइनली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 निकल के आता है। ठीक है, सो जब सिलिकेट्स आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये इस तरह से कुछ इसकी रिएक्शन होती है। अब जरा हम इंडिविजुअल रिएक्शन पे चर्चा करें, इंडिविजुअल रिएक्शन के ऊपर। तो पहला C3S जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो ये क्या बनाएगा, C3H2H3, ओके, प्लस 3 टाइम्स CaOH2,
इसको और थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, ये 6 और इधर आ जाता है 2। रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, एक कंसेप्ट इस रिएक्शन से उठाएंगे। फिर 2 टाइम्स C2S will react with 2 times C2S will react with 4 times H2O will produce C3H2H3 plus 1 molecule of calcium hydroxide CaOH2. Okay, so this is the complete reaction of silicate with water. तो अब देखिए, तो आपके पास, आपको पता है आपके पास ये दो रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको और कुछ डिटेल बताता हूँ इस रिएक्शन के बारे में। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब C3S वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये भी CSH जेल बनाई या फिर टोबरमोराइड जेल, CSH जेल, ठीक है। ये जो CSH जेल बनता है ना, इसी के कारण बेसिकली सीमेंट के अंदर एक तरह का बॉन्डिंग या फिर स्ट्रेंथ वगैरह डेवलप होती है, ठीक है। ओके, यही है हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, हाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ सिलिकेट, हाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ सिलिकेट। अब यहाँ पे और एक बात सुनिए, तो जब C3S वाटर के साथ रिएक्ट की तो ये भी CSH जेल बना रही है, C2S जब वाटर के साथ रिएक्ट की ये भी CSH जेल बनाती है, लेकिन कौन ज्यादा बनाता है? तो देखिए, C2S वाटर के साथ रिएक्ट करके ज्यादा CSH जेल बनाएगा, लेकिन C3S वाटर के साथ रिएक्ट करके कम CSH जेल बनाएगा, ठीक है। प्लस C2S जो CSH जेल बनाएगा ना, ये काफी डेंस भी होती है, इट इज ऑल्सो सफिशिएंटली डेंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो सफिशिएंटली डेंस एंड इन मोर क्वांटिटी, डेंस एंड इन मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी। कहने का मतलब एक वैल्यू याद रखिए, 75 एंड 99 ग्राम, ठीक है। ये 75 ग्राम बनाएगा तो ये 99 ग्राम बनाएगा। अब चलिए, ये तो इसका CSH जेल का बात हो गया। नाउ अब बात करते हैं इसके बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसे क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे बात सुनिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एक डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बुरी चीज है। दिस इज वन टाइप ऑफ बैड थिंग, बैड प्रोडक्ट। ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, ये बैड प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन हम बताएंगे अभी। लेकिन तो ये देखिए कि जब C3S पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है, 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। लेकिन जब C2S पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये CSH जेल जो बनाता है, ये कुछ ज्यादा बनाता है CSH जेल, प्लस ये डेंस होती है, ओके, और मोर क्वांटिटी में बनाती है, तो इसके कारण काफी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है ना। सो इसलिए हम ये बात क्लियर कर दिए थे आपको कि अगर सीमेंट में आपका C2S का अगर परसेंटेज ज्यादा है, ओके, तो जो सीमेंट होगा ना उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा होगा। हाँ, भले वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है पानी के साथ, लेकिन ज्यादा CSH जेल बनाता है, प्लस ज्यादा डेंस फॉर्म में बनाता है और कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालता है, ठीक है। लेकिन C3S के केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक नोट बनाइए, प्रॉब्लम विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रॉब्लम विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये एक तरह का सॉल्युबल कंपाउंड है। ये क्या है? ये एक तरह का सॉल्युबल कंपाउंड है, मींस ये पानी में ये एक तरह का नमक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है। तो इट इज वन टाइप ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल प्रोडक्ट। ये पानी में घुल जाएगी। तो सीमेंट में जब आप पानी मिलाएंगे तो हाइड्रेशन होगी, तो हाइड्रेशन होने के बाद क्या होगा? ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से?
CSH जेल बनेगा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, ये सीमेंट, ये पानी के साथ रिएक्ट करके ये सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और सीमेंट में ही रहेगी, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर सीमेंट में ही रहेगी। और बाद में क्या होता है, ये सीमेंट से बाहर निकल जाती है, किसी तरह से सीमेंट से बाहर निकल जाएगी, लीच हो जाएगी। ठीक है, तो जहां जहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था सीमेंट के अंदर, अब वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया, तो सीमेंट के अंदर वो स्पेस खाली हो गया। क्या सीमेंट के अंदर जो वो स्पेस जहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और बाद में जब वो बाहर निकल गया, क्या वो खाली हो चुका है? तो क्या खाली हो गया मतलब वो पोरस हो गया क्या सीमेंट? अगर सीमेंट मतलब सेट होने के बाद, सीमेंट सेट होने के बाद की बात हम कर रहे हैं, सीमेंट जब सेट हो गया तो वो पोरस हो गया। तो पोरस हो गया तो क्या उसका स्ट्रेंथ कम हो गया? क्या समझ रहे हैं? अगर वो पोरस हो गया तो उसका स्ट्रेंथ कम हो गया। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को ही बना रहे हो, डैम बना रहे हो, ठीक है, तो डैम बना रहे हो, तो डैम बनाते वक्त आप ये चाहोगे कि आपका कंक्रीट पोरस हो जाए? आप क्या ये चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। डैम का पर्पस क्या है कि वाटर को प्रॉपरली रिटेन करना है। और अगर कोई कंक्रीट पोरस हो जाता है तो उस पर्पस, उसके कारण क्या होगा, कंक्रीट के अंदर भी पानी, क्योंकि वो परमिएबल हो जाएगा, फिर पोरस हो गया, स्पेस खाली, उसमें कंक्रीट के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये होगा। दूसरा बात क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। तो स्ट्रेंथ कम होगी, वेट कम होगी, क्योंकि पोरस हो गया, हल्का हो गया, लाइट वेटेड हो गया, तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो वेट अगर कम हो जाएगा तो डैम का फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है। तो क्या हम जब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम ऐसे सीमेंट को यूज करना पसंद करेंगे जो हाइड्रेशन होने के बाद कम CaOH2 बना रहा हो। मीन्स हम ऐसा सीमेंट प्रेफर करेंगे जिसमें C2S की परसेंटेज अधिक हो। समझ रहे? तो ये प्रॉब्लम है आपका C2S के साथ कि ये सीमेंट को पोरस बना देगा। तो लिखिए इसके बारे में, प्रॉब्लम विद CaOH2। लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is a soluble salt, ऐसे लिखिए, is not a desirable product, is not a desirable product, desirable product, sorry, is because it is soluble in water, soluble in water and get leached out, get leached out of concrete, making it porous, making it porous। तो कंक्रीट को अगर पोरस बना दिया, ओके, ये मतलब खाली कर दिया, अब मतलब कंक्रीट से CaOH2 जहां जहां कंक्रीट में था वहां से बाहर निकल गया, तो कंक्रीट अब पोरस हो चुकी है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो हमने बताया, स्ट्रेंथ इसका कम हो गया। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, मेकिंग कंक्रीट पोरस, सो विच reduces strength, which reduces strength of concrete, strength of concrete and make it light weighted, and makes it light weighted, which create a major problem in case of hydraulic structure construction, hydraulic structure construction, where weight
is important factor as it provides resistance against overturning type of failure, against overturning टाइप ऑफ फेलियर। ये सब किसी किताब में नहीं मिलेगा, आप कहीं भी खोज लो, कुछ कुछ बातें लिखी होंगी, इतना डिटेल में लिखा नहीं गया होगा, बस इतना लिखा होगा कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, कैसी होती है, ये सब नहीं लिखा होगा। तो मान लो कि आपने डैम बनाया, तो ये आपका वाटर का फोर्स लगेगा, ठीक है, FH मान लो, ये वाटर का फोर्स लगेगा इस पे। तो इस कारण से डैम क्या हो सकता है, डैम आपके इस पॉइंट के बाद ओवरटर्न कर सकता है, ठीक है। सो लेकिन अगर आपका जो वेट है डैम के मटेरियल का, ये अगर सफिशिएंट है, तो ये जो ओवरटर्निंग मोमेंट है MO, इसको काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है, और रेजिस्टिंग मोमेंट प्रोवाइड करेगी। समझ में आया? इट विल प्रोवाइड रेजिस्टिंग मोमेंट। इसलिए मान लो कि अगर पोरस हो गया, तो ये क्या होगा, लाइट वेटेड हो जाएगा, लाइट वेट, ओके, जो कि डिजायरेबल नहीं है, नॉट डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि डैम का स्टेबिलिटी बेकार हो जाती है, ठीक है, डैम की स्टेबिलिटी बेकार हो जाती है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आई? तो ये एक प्रॉब्लम है CaOH होल 2 के साथ, इसलिए हैंस, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हैंस in construction of hydraulic structure, concrete with, cement with, ऐसे लिखिए, cement with high percentage of C2S is generally used, ओके। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको नोट करिए, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। सो C2S क्यों जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि लेस CaOH होल 2, जब हाइड्रेशन होती है तो CaOH होल 2 कम बनाती है, प्लस जो इससे जो CSH जेल बनता है ना, वो काफी डेंस होता है, एंड इसकी क्वांटिटी भी काफी अधिक होती है, जिस कारण से सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिल पाती है, एंड मोर इन क्वांटिटी, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूं। तो देखो, यहाँ पे बेसिकली कंक्रीट में हुआ क्या, अगर CaOH होल 2 है कंक्रीट में, तो कंक्रीट को वो पोरस बना देता है, क्योंकि वो बाहर निकल जाती है, तो बीच बीच में स्पेसेस हो गए, ठीक है, बीच बीच में खालीपन हो गया, मतलब कंक्रीट आपका डेंस नहीं है, तो कंक्रीट को डेंस बनाने के लिए, ऐसे कंक्रीट को डेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीट में हम फ्लाई ऐश को मिक्स कर सकते हैं। फ्लाई ऐश एक आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे अपने कॉलेज में, लैबोरेटरी में, आप देखे होंगे कि कंक्रीट बनाया जाता है फ्लाई ऐश को मिक्स करके। फ्लाई ऐश क्या है, सीमेंट से भी फाइन, उसकी जो फाइननेस है ना फ्लाई ऐश की, इसकी जो फाइननेस है ये सीमेंट से भी अधिक होती है, ठीक है। तो सीमेंट में जो वॉइड है ना, उसको ये फिल करने में मदद करता है, तो सीमेंट का जो डेंसनेस है वो बढ़ जाती है, समझ रहा? तो फ्लाई ऐश
तो डेंसनेस बढ़ने के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो फ्लाई ऐश क्या करता है, इंक्रीजेस डेंसनेस ऑफ सीमेंट, okay, and contribute in strength तो ये तो एक बताया मैंने फ्लाई ऐश, और दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं। ओके, मीन्स हम और क्या यूज कर सकते हैं, पोजोलॉनिक मटेरियल, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें सिलिका का कंटेंट अधिक होती है। इट इज वन टाइप ऑफ सिलिशियस मटेरियल जिसमें सिलिका की कंटेंट अधिक होती है। ठीक है, तो ये भी काफी फाइन होती है। तो ये भी इस मतलब जो लाइम के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो डेंसनेस में कमी आई सीमेंट की, उसको पूर्ति करने में काम करती है पोजोलॉनिक मटेरियल। प्लस सिलिका होने के कारण ये स्ट्रेंथ में भी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो इसको एक नोट बना के आप लिख लीजिए। ऐसा क्या होता है पोजोलॉनिक मटेरियल में, अगर हम मिला दें सीमेंट के साथ, तो ये जो लाइम के कारण जो वीकनेस आई है सीमेंट में, वो रिमूव हो जाती है। ये एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजोलॉनिक मटेरियल एक ऐसी मटेरियल होती है जिसमें सिलिका होती है। ठीक है, तो ये जो सिलिका प्रेजेंट है ना पोजोलॉनिक मटेरियल में, ये लाइम के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बना देगी, ये आपको बना देगी कैल्शियम सिलिकेट। ओके, माने कि जिस कारण से स्ट्रेंथ आपको डेवलप होगी, और ये कैल्शियम सिलिकेट के कारण आपको सीमेंट में फिर से स्ट्रेंथ मिलेगा। कैल्शियम सिलिकेट जैसे कि आपने देखा C3S, C2S, ये सारे क्या है, कैल्शियम के सिलिकेट्स हैं। तो ये लाइम के साथ पोजोलॉनिक मटेरियल रिएक्ट करके, मतलब CaOH2 के साथ रिएक्ट करके फिर से वो कैल्शियम सिलिकेट बना देगा। समझ में आया? तो ये काम होती है पोजोलॉनिक मटेरियल की, जिस कारण से फिर से सीमेंट में आपको स्ट्रेंथ रिगेन हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, लाइम का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम थी, एक पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो लाइम से रिलेटेड हमने आपको बताया। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइम से रिलेटेड क्या होगा, तो लिखिए दूसरा प्रॉब्लम। देखो अभी मान लो सीवर पाइप के बारे में मान लेते हैं। ये आपका एक सीवर पाइप, ठीक है, कंक्रीट सीवर पाइप है। कंक्रीट को यूज करके आपने इस सीवर पाइप को डिजाइन किया है, बनाया है। तो सीवर पाइप में सीवर जाएगा, तो इसमें देखिए आपका मींस सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है, सल्फेट्स। ठीक है, इस सीवर में आपका सल्फेट्स प्रेजेंट होगा। तो मान लो इस सीवर पाइप को आपने ऐसे कंक्रीट को यूज करके बनाया जिसमें CaOH2 है, CaOH2 आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये CaOH2 किससे रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा सल्फेट्स के साथ। ठीक है, ये सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या बना देगा, ये बना देगा आपका कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 बना देगा। ठीक है, तो ये जो CaSO4 बन गया ना, ये रिएक्ट कर जाएगा जो सीमेंट में आपका C3A प्रेजेंट था इसके साथ। CaSO4 किससे रिएक्ट करेगा, सीमेंट में जो C3A प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ओके, अब ये जो कंपाउंड बन गई आपका कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, इसकी वॉल्यूम काफी अधिक होती है, मतलब मान लो कि ये अगर कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बन गया, तो जो आपका कंक्रीट प्रेजेंट है ना, कंक्रीट में जो पहले से जो सल्फो एल्यूमिनेट प्रेजेंट होगा, ठीक है,
ओके, सल्फो एल्यूमिनेट एक तरह का कंपाउंड है जो प्रेजेंट हो सकती है कंक्रीट में। तो जो पहले से सल्फो एल्यूमिनेट प्रेजेंट होगी उस उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। इट विल इंक्रीज वॉल्यूम बाय अप्रोक्सीमेटली 227%, 227% वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये कैसे हो रहा है? आपका जो कंक्रीट है वो एक्सपैंड हो रहा है। कंक्रीट एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इस कारण से क्या होगा? आपका कंक्रीट ब्रेक हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, क्रैक डेवलपमेंट होगी। समझ में? तो आपका कंक्रीट फेल हो गया, आपका सीवर पाइप फेल हो गया, सीवर पाइप में क्रैक डेवलप हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो चीजें हो रही है, इसी को कहा जाता है सल्फेट अटैक। और सल्फेट अटैक किस कारण से होती है? बेसिकली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, फिर ये कैल्शियम सल्फेट बना देता है और ये C3A के साथ रिएक्ट करेगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको कहेंगे कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, और इसकी वॉल्यूम काफी अधिक होती है। इट इज ए वॉल्यूमिनस कंपाउंड, ओके, विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सल्फेट अटैक। ओके, सो लिखिए इसके बारे में, सल्फेट अटैक के बारे में। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो सीवर पाइप डिजाइन करते वक्त भी हम ऐसे कंक्रीट को यूज करेंगे जिसमें CaOH2 की जो मात्रा है ये कम हो, ताकि सल्फेट अटैक होने की जो चांसेस है ये ना हो। मींस C2S की कंटेंट को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि C2S की कंटेंट को अगर बढ़ाते हैं तो CaOH2 या फिर लाइम की कंटेंट कम हो जाएगी। समझ रहे? तो इसका मतलब ये है कि एक तरह का सीमेंट होता है, एक हम इसके बारे में बताएंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो वहां पे आप देखेंगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ऐसा सीमेंट जो सल्फेट अटैक को रजिस्ट करे। ठीक है, तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम C2S का कंटेंट क्या ऐसे सीमेंट में इंक्रीज करेंगे? तो आपको हम वहां पे भी बताएंगे कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में C2S की कंटेंट अधिक होती है एज कंपेयर टू C3S। समझ में आया? ओके, तो लिखिए कि इन कॉन्क्रीट सीवर CaOH2 react with अच्छा, यहाँ पे हमने कंक्रीट सीवर का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सल्फेट अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है ना तभी वो रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब है सल्फेट जब वाटर में है तभी वो लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो और तो सॉइल में, अगर सॉइल में सल्फेट है और सॉइल में मॉइस्चर भी है तो वो, और ऐसे सॉइल में जहाँ पे मॉइस्चर है और सल्फेट भी है, ऐसे सॉइल में आप कंक्रीट वर्क कर रहे हो तो वहां पे सल्फेट अटैक होने के भी चांसेस है, वहां पर भी सल्फेट अटैक हो सकता है। फिर प्लस सीवर पाइप में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सीवर में सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है, मतलब सीवेज में जो प्रोडक्ट सीवर में कैरी कर रहा है सीवेज, उसमें सल्फेट हो सकता है, तो वो लाइम के साथ रिएक्ट करेगी, है ना? तो इन कंक्रीट सीवर CaOH2 react with sulfate present in sewage, sulfate present in sewage और वेट सॉइल, ऐसे लिखिए वेट सॉइल, एंड फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। अच्छा, ये वेट सॉइल क्यों? जो कंक्रीट सीवर आप ले कर रहे हो तो सीवर पाइप वगैरह हम हमेशा जमीन के नीचे ले करते हैं, तो इसके अगल बगल का सॉइल हो सकता है गीला हो, इसके अगल बगल का सॉइल हो सकता है गीला हो। तो यहां पर अगर सल्फेट प्रेजेंट है तो ये रिएक्ट कर सकती है कंक्रीट में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ, या फिर आपका सीवर पाइप के अंदर जो सीवेज फ्लो हो रहा है इसमें सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है, तो इसमें जो सल्फेट प्रेजेंट है वो रिएक्ट कर सकती है इस कंक्रीट के लाइम के साथ, है ना? तो सीवेज और वेट सॉइल एंड फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट, comma, which further react with which further
react with C3A, okay, C3A means ट्राइकैल्शियम अल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम अल्यूमिनेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए ट्राइकैल्शियम अल्यूमिनेट, एंड फॉर्म्स कैल्शियम सल्फो अल्यूमिनेट। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं कैल्शियम सल्फो अल्यूमिनेट, which is more voluminous, leads to expansion of concrete, resulting in development of crack, तो क्रैक अगर डेवलप हो जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिटोरिएट कर जाएगा, एंड डिटोरिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर, डिटोरिएशन मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना, फेल हो जाना ऑफ द स्ट्रक्चर, RUCTURE. This process is called as sulfate attack, ठीक है। तो आपने अभी समझा कि व्हाट इज सल्फेट अटैक। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर मेरे को ऐसा सीमेंट बनाना है जो कि सल्फेट अटैक को रजिस्ट करे, तो उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स कैसा होना चाहिए? तो C2S की कंटेंट ज्यादा होनी चाहिए, प्लस C3A की भी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अल्टीमेटली जो कैल्शियम सल्फेट बन रही है वो C3A के साथ रिएक्ट कर रही है। तो अगर सीमेंट में C3A की जो क्वांटिटी है ये अगर कम होगा तो कैल्शियम सल्फो अल्यूमिनेट की बनने की चांसेस भी कम है। तो कैल्शियम सल्फो अल्यूमिनेट बनेगा ही नहीं तो क्रैक डेवलपमेंट होगा ही नहीं, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही नहीं। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो क्रैक डेवलप नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर आपका फेल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। सो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें वहां पर और डिटेल बताएंगे। तो आपने केवल बुराई देखा, आपने केवल नेगेटिविटी देखा, किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लाइम अगर सीमेंट में प्रेजेंट है तो इसका नेगेटिविटी दो चीज आपने देखा, पोरस और कमजोर स्ट्रक्चर प्लस सल्फेट अटैक। आपने ये दो चीज देखा, सल्फेट अटैक के कारण क्रैक डेवलपमेंट। तो इसकी कुछ खासियत भी है क्या, इसकी कोई एडवांटेज भी है क्या? तो एकमात्र एडवांटेज है लाइम का, एकमात्र एडवांटेज है। अब वो एडवांटेज क्या है? देखिए, लाइम चूंकि इसका जो नेचर है ये अल्कलाइन है, ठीक है, इसका जो नेचर है इट इज अल्कलाइन। तो ये अगर कंक्रीट में होती है तो कंक्रीट का जो पीएच है ये अप्रोक्सीमेटली 13 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए कंक्रीट में जो रिइंफोर्समेंट आप डालोगे ना उसका कोरिजन नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक नेचर अगर होता है तो उस कारण से कोरिजन होता है, अल्कलाइन नेचर अगर किसी की होती है तो उस कारण से कोरिजन नहीं होता है। ये सब चीज हमने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में भी डिस्कस किया था, है ना। तो ये एकमात्र एडवांटेज है, ये एसिडिक वाटर लीड्स टू कोरिजन डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो वही चीज है। तो अल्कलाइन नेचर का है इसलिए इसमें कोरिजन नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा आपके रिइंफोर्समेंट में, तो ये एक एडवांटेज है। तो लिखिए the only advantage of CaOH full 2 is that
being alkaline in nature, being alkaline in nature, it maintains pH approximately 13 in concrete, which protect reinforcement from corrosion. Reinforcement from corrosion. ओके, तो ये एकमात्र एडवांटेज है लाइम का कंक्रीट में होने का। ओके, क्योंकि अल्कलिनिटी होती है, अल्कलाइन है, पीएच 13 से ज्यादा, तो रीइंफोर्समेंट को जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट, अभी जो हमने हाइड्रेशन की कंसेप्ट पढ़ा, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो एक हेडिंग बनाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो देखिए, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। मीन्स सीमेंट जब आपका केमिकल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, मतलब सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब सीमेंट आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या निकलेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो वो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है उसी से हमें पता चलता है बेसिकली कि सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रही है। मतलब प्रोडक्ट जो है सीमेंट में, जो प्रोडक्ट है बॉगी कंपाउंड वगैरह, जो मेजर कंपाउंड हमने डिस्कस किया था, C3A, C4AF, ये सब C2S, C3S, तो ये सब जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगी तब हीट ऑफ हाइड्रेशन देगी। इसका मतलब हाइड्रेंट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन बन रहे हैं, मीन्स सीमेंट में धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझेंगे। तो पहला पॉइंट, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका ज्यादा होता है। ठीक है, मीन्स अगर आप किसी ऐसे टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप हॉट क्लाइमेट पे, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में आप कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे कंक्रीट जल्दी हाइड्रेट होगा, मतलब कंक्रीट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होगा, है ना। लेकिन अगर कहीं ठंडे रीजन में काम कर रहे हो तो हाइड्रेशन स्लोली होगा, मतलब स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी स्लो होगा। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है ये भी धीमे से होगा। इसलिए आप देखना कभी कभी अधिक ठंडे रीजन में अगर आप काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कंक्रीट बनाने से पहले ही जो एग्रीगेट हम कंक्रीट में यूज करते हैं, उन एग्रीगेट्स को हम पहले थोड़ा गर्म कर देते हैं। ठीक है, उन एग्रीगेट्स को हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा गर्म कर देते हैं, ताकि जो कंक्रीट की जो टेम्परेचर है ना, ये थोड़ा इंक्रीज हो जाए और जल्दी से हाइड्रेशन प्रोसेस हो और जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो। समझ में आया। अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो फोम वर्क वगैरह आप लगाओगे, बीम बनाते हो, स्लैब बनाते हो, तो फोम वर्क लगाते हो, तो अर्ली स्ट्रेंथ अगर डेवलप हो रहा है जल्दी, तब आप फोम वर्क को रिमूव कर पाएंगे। तो बेसिकली 7 से 14 दिन के अंदर हम फोम वर्क जो है इसको रिमूव करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आपका हाइड्रेशन होगा, जितना जल्दी आपका हाइड्रेशन होगा उतना जल्दी आपका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, मतलब स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी होगा। दूसरी बात, फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट, देखिए फाइननेस ऑफ सीमेंट ज्यादा तो सरफेस एरिया ज्यादा कि नहीं, सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया अगर ज्यादा तो रिएक्शन स्पेस ज्यादा कि नहीं, रिएक्शन स्पेस ज्यादा।
तो इसलिए सो हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मोर, सो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मोर, विल बी मोर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सीमेंट जितना ज्यादा आप फाइन बना सकते हो, सीमेंट को जितना ज्यादा फाइन बनाएंगे वो सीमेंट उतना अच्छा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ज्यादा सीमेंट को फाइन बनाने का कोशिश करिए तो सीमेंट आपका अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा सीमेंट जल्दी से स्ट्रेंथ को अचीव करेगा, जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। तीसरा, परसेंटेज इंग्रेडिएंट, परसेंटेज इंग्रेडिएंट ये भी एक फैक्टर है। जैसे कि इस पे अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो मान लो कि इफ C3A का कंटेंट कम है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका क्या होगा? कम होगा, ओके। देन हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी लो, हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी लो, ओके। हाँ, अभी C3A पे बात कर रहे हैं तो और एक बात कर ही लेते हैं। तो C3A के बारे में मैंने क्या बताया था कि C3A के कारण फ्लैश सेट होता है। फ्लैश सेट को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो? जिप्सम यूज करते हो, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं। प्लस एक चीज हमने ये देखा कि अगर सीमेंट में अगर C3A है तो वो सीमेंट को मीन्स कहीं ना कहीं उसको कमजोर बना देता है। क्यों? इस देखिए C3A के कारण उतना सीमेंट में उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है, ठीक है। इट डू नॉट प्रोवाइड एनी स्ट्रेंथ इन सीमेंट, बट ये क्या करती है? सीमेंट को सेट करने में मदद करती है। स्ट्रेंथ बेसिकली C3S प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन C3A क्या करती है? सीमेंट को सेट करती है, और C3S क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है? तो इस कहीं ना कहीं इन दोनों के कारण सीमेंट C3A और C3S के कारण सीमेंट पहले सेट होता है जल्दी इनिशियल टाइम में, और उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है। तो ये दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है C3A। हाँ, लेकिन इसके कारण जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम होती है, उसके कारण उतना कुछ स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। स्ट्रेंथ बेसिकली C3S के कारण मिलता है, अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो C3S के कारण मिलता है, ठीक है। लेकिन C3A अगर सीमेंट में ज्यादा है तो वो सीमेंट को कमजोर किस संदर्भ में बनाती है, किस रेस्पेक्ट में कमजोर बनाती है? सल्फेट अटैक होने की चांसेस ज्यादा है क्या ऐसे सीमेंट के ऊपर? तो क्या सीमेंट का ड्यूरेबिलिटी ये कम कर देता है अगर हम उस सीमेंट को ऐसे लोकेशन पे यूज कर रहे हैं जहां पे सल्फेट अटैक होने की चांसेस है? समझ पा रहे हैं आप चीजों को, है ना। तो अगर C3A की क्वांटिटी ज्यादा है तो इट मेक्स सीमेंट लेस ड्यूरेबल वेयर देयर आर चांसेस ऑफ सल्फेट अटैक। ये एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो। तो लिखिए इस पॉइंट को कि presence of C3A is harmful to the durability of concrete, to the durability of concrete in situations where the concrete is likely to be attacked by sulfate, likely to be attacked by sulfate, ओके। प्लस अब इंग्रेडिएंट पे बात करें तो जैसे कि एक केमिकल है C4AF, इसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन तो उतना मिलता नहीं है, प्लस स्ट्रेंथ में भी इसका कोई उतना योगदान नहीं होता है, ओके। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन स्ट्रेंथ, ऐसे लिखिए, डू नॉट कंट्रीब्यूट
anything in strength of concrete, in strength development of concrete, in strength of concrete. लेकिन C4AF का एक फायदा है, ये सल्फेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस सल्फेट रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट. सल्फेट रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट. तो सल्फेट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, मतलब ये सल्फेट अटैक से कंक्रीट को कहीं ना कहीं बचाने में मदद करता है. ये इसका एक एडवांटेज है. ओके, अब बात करते हैं C3S और C2S का. इसके बारे में तो आप जानते ही हो. C3S क्या है? ये मीन्स पानी के साथ जल्दी से रिएक्ट करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब अर्ली स्टेज में. और ये इसका जो हाइड्रेशन होता है अर्ली स्टेज में, इस कारण से ही अर्ली स्ट्रेंथ आपके कंक्रीट में मिलता है ना. तो एक लाइन बना के लिख लीजिए. बस इंग्रेडिएंट के अंदर ये सारे जो हम पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स को आप एग्जाम में लिखना. हाँ, हाइड्रेशन अगर लिखने को आ गया तो जितना हम अभी लिखवा रहे हैं ना, ये पूरा आपको लिखना है हाइड्रेशन के ऊपर. ये पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा. ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी पे लिख के आने हैं. C3S, इट कंट्रीब्यूट्स टू अर्ली स्ट्रेंथ. इट कंट्रीब्यूट टू अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, to early strength of cement, to early strength of cement. Okay, next point, C2S, it contribute to ultimate strength. It contribute to ultimate strength. ओके, प्लस आप और एक पॉइंट लिखना चाहते हो तो इन दोनों में एक एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि इट रिएक्ट्स क्विकली विद वाटर. C3S जल्दी से पानी से रिएक्ट करता है. इट रिएक्ट स्लोली विथ वाटर. ओके, इट रिएक्ट slowly with water and produces less heat of hydration, and produces less heat of hydration. ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं. C3S में इसी तरह से और एक पॉइंट ऐड कर लीजिए. C3S में लिखिए, C3S react readily, readily READILY मतलब जल्दी से, ठीक है, तुरंत. C3S react readily with water, producing more heat of hydration and is responsible for early strength of concrete या फिर सीमेंट. ठीक है, कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल, जैसे कि सीमेंट. ओके, तो सीमेंट कंक्रीट कहेंगे. अगर बाइंडिंग मटेरियल आप लाइम यूज कर रहे हो तो उसको हम लाइम कंक्रीट कहेंगे, है ना. ओके, तो आपने लिख लिया. तो ये आपका हाइड्रेशन हुआ. नाउ अब इसमें और एक टॉपिक बच गया है छोटा सा, कि आप जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं ना, पानी मिला रहे हैं. तो कितना पानी का रिक्वायरमेंट है सीमेंट में, कितना पानी का रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन होने के लिए, इसके बारे में भी तो जानकारी होना चाहिए. तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन. वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन. तो लिखिए, ऑन एन एवरेज 23% of water by weight of cement, 23% of water by weight of cement is required
for complete hydration is required for complete hydration ओके सो और ये जो वाटर है जो 23% जो चाहिए टू रिएक्ट मतलब फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन मतलब केवल रिएक्शन होने के लिए इसको हम बाउंड वाटर कहते हैं या फिर केमिकली बाउंड वाटर। ये हो गया आपका बाउंड वाटर। ठीक है तो मतलब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब ये जो पानी किसके साथ C3A के साथ C4AF के साथ C3H के साथ C2H के साथ इनके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए लगभग 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट की दरकार पड़ती है। ठीक है अब देखिए अब जब रिएक्शन हो गई तो डिफरेंट पार्टिकल्स जो CSH जेल बना। ठीक है जो CSH जेल बना तो हर एक चीज तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है तो CHS जेल बना तो इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं पोर होंगे कि नहीं इसके बीच में भी कहीं ना कहीं पोर होंगे ओके पोर्स होंगे तो इसको हम कहते हैं जेल पोर। जेल पोर क्यों इस पोर में हमें क्या करना पड़ता है वाटर फिर से डालना होता है तो अब ये पोर में कितना परसेंट वाटर फिर से डालना होता है कम से कम 15% वाटर इस पोर को भरने के लिए रिक्वायर्ड होती है जिसको हम कहते हैं जेल वाटर ओके जिसको हम कहते हैं जेल वाटर। तो आगे लिखिए comma and 15% of water by weight of cement is required to fill the void of cement. दिस इज कॉल्ड जेल वाटर। इसको क्या कहते हैं हम जेल वाटर जो कि सीमेंट के जो वॉइड है उसको फिल करने में जितना वाटर रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं जेल वाटर। ओके सो ये जो जेल वाटर है इसके कारण क्या होती है इसी के कारण ये जेल वाटर जो मतलब सीमेंट के मॉलिक्यूल का मतलब हाइड्रेशन हो गया तो CSH मतलब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट आपके बन गए प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेट आपके बन गए। फिर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अभी आपको क्या डालना है इसमें आपको पानी डालना है। ठीक है तो ये जेल वाटर जो पानी बीच बीच में है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में ठीक है जेल वाटर। केमिकली बाउंड वाटर तो मतलब कि जो हाइड्रेट बन गया उसके अंदर जो पानी है मतलब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CSH जेल ओके जो बन गया ना CSH देखो CSH इसमें क्या है कैल्शियम है सिलिकेट है और पानी है तीनों है। तो ये जो वाटर है इसको आप कहोगे केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर प्लस ये जो CSH मॉलिक्यूल है ये ब्लैक वाले मान लो CSH है इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होंगे पोर होंगे पोर्स या फिर वॉइड्स कह लो। तो उन वॉइड्स को फिल करने में जो आपको वाटर की दरकार होती है इसको हम कहेंगे जेल वाटर। जेल वाटर अब केमिकली बाउंड वाटर कितना चाहिए 23% बाई वेट जेल वाटर कितना चाहिए 15% बाई वेट। अभी देखो ये जो जेल वाटर है ये क्या करेगा कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि जो CSH का मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगा एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेगा। मीन्स ये मान लो वाटर है वाटर लेयर है अब इसके ऊपर क्या है यहाँ पे CSH मॉलिक्यूल है। ठीक है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पानी के ऊपर अच्छे से फिसल सकते हैं अच्छे से आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये एक तरह से ये जो जेल वाटर है इसके कारण एक तरह से इस सीमेंट में वर्केबिलिटी आ रही है थोड़ा गीलापन आ रहा है थोड़ा वेटनेस आ रहा है सीमेंट में जिस कारण से आप सीमेंट को अच्छे से यूज कर सकते हो अच्छे से उसको कहीं पर भी डाल सकते हो मतलब उसका जो कंक्रीट आप बनाओगे उस सीमेंट का जो कंक्रीट बनाओगे तो उसका कहीं ना कहीं मीन्स
उसको यूज प्रॉपरली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कोई बीम, कोई मेंबर कास्ट करना है तो आपके पास सफिशिएंट इसका वर्केबिलिटी है ताकि आप अच्छे से उस मेंबर को कास्ट कर पाए, अच्छे से उसका कॉम्पैक्शन वगैरह कर पाए, है ना। तो लिखिए इसके बारे में कि वाटर फील्ड इन वॉइड, वाटर filled in void or gel water enhances workability of cement, workability of cement, या फिर डायरेक्ट लिख लो सीमेंट कंक्रीट। नाउ तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना हो गया फिर, तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड बेसिकली कितना हो गया, 23 प्लस 15 कितना हो गया, 38% बाई वेट। ये आपका स्टैंडर्ड वाटर रिक्वायर्ड है, 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाई वेट ऑफ सीमेंट। इसलिए आप वर्केबिलिटी का टेबल देखिए, जो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है वर्केबिलिटी के टेबल में वो 0.38 का गिवन है। तो वाटर सीमेंट रेशियो इसलिए आपका कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.38 टू 0.40। ओके, सो ये प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो है। तो ये वाटर सीमेंट रेशियो किस पर्पज से रिक्वायर्ड है बताइए, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन प्लस फिलिंग द वॉइड्स ऑफ द सीमेंट, दैट इज हाइड्रेशन और वर्केबिलिटी, ठीक है। अब आप जेल वाटर जितना बढ़ाओगे सीमेंट उतना गीला होते जाएगा, सीमेंट में उतना मॉइस्चर आपको दिखेगा, सीमेंट का उतना वर्केबिलिटी इंक्रीज होते रहेगा, है ना। तो समझ में आपको द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। सो with this we have completed this topic, that is hydration of cement concrete। अब जो आपके पास जो टॉपिक बचा है अब हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास सीमेंट में क्या बच रहा है, सीमेंट में अब हमारे पास बच रहा है, जरा आइडिया लेना होगा हमको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ये इसकी एक वीडियो बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग में हम बताएंगे ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस, इन दोनों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, प्लस जो इक्विपमेंट्स यूज होती है उनका प्रॉपर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, प्लस फ्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक बनेगी, ये एक वीडियो बनेगा। दूसरा जो वीडियो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, कितने तरह के टेस्ट होते हैं सीमेंट पे और क्यों किए जाते हैं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। नाउ चौथा अब तीसरा जो बनेगा लास्ट वीडियो सीमेंट से, वो बनेगा टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब हम सीमेंट में इतने टॉपिक बचे हुए हैं, समझ में आया। अभी तक जो हमने डिस्कस किया इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अनगिनत क्वेश्चन आपको इन्हीं सब सेक्शन से देखने को मिलेंगे। ओके, C3A C2S इन सब चीजों से, ठीक है। प्लस और मैं बता दूं, कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पर क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, ठीक है, कि ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस के बीच में डिफरेंस बताइए, या फिर ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए, या फिर फ्लो चार्ट बनाइए। ये इस तरह का क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो डिफरेंस पूछा जा सकता है ड्राई एंड वेट प्रोसेस के बीच में, और कौन सा ज्यादा अच्छा है तो क्यों है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओके, ये कन्वेंशनल पर्पस से इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सीमेंट कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन पर जाएंगे, किन पे, हम सबसे पहले पढ़ लेंगे अभी टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ओके, कि सीमेंट को कैसे टेस्ट करना है। फिर मैं आपको फिर बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ओके। फिर मैं बताऊंगा आपको लास्ट में टाइप्स ऑफ सीमेंट, और इसी के साथ आपका सीमेंट का जो टॉपिक है चैप्टर कवर अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर हम शुरू करेंगे कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट,
ठीक है, फिर पढ़ेंगे लाइम, फिर पढ़ेंगे लाइम कंक्रीट के बारे में, फिर ब्रिक, मोर्टार, ऐसे पढ़ते रहेंगे, जल्दी बिल्डिंग मटेरियल खत्म कर देंगे। होप कि आपको बिल्डिंग मटेरियल की टॉपिक पसंद आ रही है। सो ये पेड वीडियो होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब एनरोल कर लीजिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल पाए। ये जो अभी सब्जेक्ट हम डाल रहे हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ डेमो वीडियो लेक्चर्स। आपको अगर पसंद आ रही है आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। द एनरोलमेंट फीस Rs699। आप एनरोल करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए at 7008420353। मैं आपको बता दूं कि कहां तक आपका फ्री आप देख पाओगे ये जो कंप्लीट सीमेंट का टॉपिक है, हम इसे पूरा फ्री में डाल के रखेंगे। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे कंक्रीट के ऊपर, ब्रिक के ऊपर, लाइम के ऊपर, एग्रीगेट के ऊपर, बिटुमिन के ऊपर, स्टील के ऊपर, वो सारे पेड वर्जन में होंगे, प्राइवेट वीडियो होंगे, उन्हीं स्टूडेंट को उपलब्ध हो पाएंगे जो एनरोल करेंगे। सो थैंक यू। आप व्हाट्सएप पे आइए, हमसे डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।